Hello everyone, this is part 6 of class 10th history chapter 3, the making of a global world, the Great Depression। तो देखो ग्रेट डिप्रेशन ना लगभग 1929 के अराउंड शुरू हुआ था और ये लगभग 1930s के मिड तक चला था। तो इस पीरियड में ना वर्ल्ड के काफी जो पार्ट्स है उसने उन्होंने प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, इनकम्स और ट्रेड में बहुत ज्यादा डिक्लाइन देखा था। तो अलग अलग कंट्रीज के लिए ना एग्जैक्ट टाइमिंग और इम्पैक्ट डिप्रेशन का अलग अलग था, लेकिन जनरली जो एग्रीकल्चरल रीजन्स थे या एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज थी वो बहुत ज्यादा अफेक्टेड थे इससे। ऐसा इसलिए था क्योंकि एग्रीकल्चरल प्राइसेस गिर गए थे और ये गिरते ही जा रहे थे। इंडस्ट्रियल गुड्स इतने नहीं गिर रहे थे इनका प्राइसेस जितना एग्रीकल्चरल प्राइसेस गिर रहे थे। तो डिप्रेशन कुछ फैक्टर्स के कारण हुआ था। तो अभी हम देख भी चुके हैं कि वर्ल्ड वॉर के बाद इकोनॉमी कितनी खराब थी। फैक्टर्स देखो, जैसे एक तो एग्रीकल्चरल ओवर प्रोडक्शन हो रहा था। हमने पढ़ा ना पहले भी कि ईस्टर्न यूरोप में फिर से रिवाइव हो गई थी एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चरल ओवर प्रोडक्शन भी एक प्रॉब्लम था, बहुत ज्यादा अनाज का उगना। तो इसके कारण प्राइसेस बहुत ज्यादा, एग्रीकल्चरल प्राइसेस बहुत ज्यादा गिरने लगे थे। अब प्राइसेस गिर रहे थे तो एग्रीकल्चरल इनकम्स भी कम होती जा रही थी। तो फार्मर्स ने क्या कोशिश की, फार्मर्स ने कोशिश की कि वो अपनी प्रोडक्शन को एक्सपेंड करे, तो वो मार्केट में ज्यादा वॉल्यूम बेच पाएंगे तो उनको ज्यादा इनकम मिलेगी। तो इस कोशिश में ना ये सब करने में मार्केट में भरमार हो गई थी इस तरह के ग्रेन्स की। तो इससे प्राइसेस और ज्यादा कम हो गए और जो फार्म प्रोड्यूस पड़ा था ना उसके बायर्स तो थे नहीं, तो वो सड़ गया। अब दूसरा रीजन देखो ना, मिड 1920s में काफी कंट्रीज जो है ना उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट को यूएस लोन के थ्रू फाइनेंस किया हुआ था, यूएस लोन्स लिए हुए थे। तो सही टाइम में तो यूएस से लोन लेना तो बहुत आसान था, लेकिन थोड़ा सा भी ट्रबल का टाइम आया तो यूएस के जो ओवरसीज लैंडर्स थे वो घबरा गए। तो 1928 के फर्स्ट हाफ में यूएस के ओवरसीज लोन्स $1 बिलियन से ज्यादा थे, लेकिन एक साल बाद ही इसका क्वार्टर हो गया, मतलब 4 गुना, बाय 4 हो गई ये एक तरह से लोन्स। तो कंट्रीज जो पूरी तरह से यूएस के लोन्स पर डिपेंडेंट थे ना, अब उनको बहुत ज्यादा क्राइसिस फेस करना पड़ा था। तो इस तरह से यूएस लोन्स आने बंद हो गए थे ना, तो इससे वर्ल्ड को बहुत बेकार इम्पैक्ट आया इससे वर्ल्ड पे अलग अलग तरीकों में। यूरोप में इसके कारण कई मेजर बैंक्स का फेलियर हो गया था और करेंसीज जैसे कि ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग ये कोलैप्स कर गई थी। लैटिन अमेरिका या दूसरी जगहों पर इसके कारण एग्रीकल्चरल और रॉ मटेरियल के प्राइसेस और ज्यादा गिरने लगे थे। तो यूएस ने ना अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की। किस तरह से उन्होंने ना इंपोर्ट ड्यूटीज को डबल कर दिया। तो इसके कारण ना वर्ल्ड ट्रेड पर बहुत बेकार इंपैक्ट आया, क्योंकि यूएस ने इंपोर्ट ड्यूटीज को डबल कर दिया। तो यूएस जो ना, यूएस एक इंडस्ट्रियल कंट्री है जिसको डिप्रेशन ने इफेक्ट तो किया है। तो प्राइसेस गिर रहे थे, अब डिप्रेशन की भी, मंदी की आशंका थी, तो यूएस बैंक्स जो है ना उन्होंने डोमेस्टिक लैंडिंग मतलब कि पैसे इस तरह से कर्ज पे देना बंद कर दिया था और जो लोन्स दिए हुए थे उनको भी वापस मांग लिया, कोल्ड बैक लोन्स। तो अब फार्मर्स जो थे, तो फार्म्स जो थे वो अपनी हार्वेस्ट को बेच नहीं पा रहे थे। हाउस होल्ड्स भी खराब हो गए, बिजनेसेस भी कोलैप्स कर गए। अब ये जो इनकम्स गिर रही थी, तो यूएस में जो काफी हाउस होल्ड्स थे तो उन्होंने कुछ पैसे बोरो किए हुए थे वो वापस नहीं चुका पा रहे थे, तो इनको भी अपने घर, गाड़ी और या फिर दूसरे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स होते हैं उनको छोड़ना पड़ा था। जो कंज्यूमरिस्ट प्रोस्पेरिटी थी ना 1920s की अमेरिका की, यूएस की, तो ये एकदम से खत्म ही हो गई थी। अब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही थी, तो लोगों को बहुत दूर दूर तक ट्रेवल करना पड़ता था काम की तलाश में या काम के लिए। अल्टीमेटली यूएस बैंकिंग सिस्टम भी कोलैप्स कर गया, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट्स को रिकवर नहीं कर पा रहे थे, लोन्स कलेक्ट नहीं कर पा रहे थे। किसी ने पैसे डिपॉजिट किए हुए हो, डिपॉजिटर्स को वापस पे नहीं कर पा रहे थे, तो हजारों बैंक ही बैंकरप्ट हो गए थे देखो। तो इनको बंद करना पड़ा था। तो ये जो नंबर्स थे ना ये बहुत ज्यादा थे कि किस नंबर में बंद हो रहे हैं। 1929 से 1932 के बीच में 1,10,000 से ज्यादा कंपनीज, लगभग 1,10,000 कंपनीज कोलैप्स कर गई थी और 1933 तक 4,000 से ज्यादा बैंक्स क्लोज कर दिए गए थे। तो 1935 तक ना थोड़ी सी इकोनॉमिक रिकवरी तो ठीक ठाक हो ही रही थी इंडस्ट्रियल कंट्रीज में, लेकिन जो ग्रेट डिप्रेशन के इफेक्ट आए थे ना सोसाइटी, पॉलिटिक्स या इंटरनेशनल रिलेशंस पर, ये अभी भी लोगों के मन में डले हुए थे पूरी तरह से। इंडिया एंड द ग्रेट डिप्रेशन। तो डिप्रेशन का इंडिया पर क्या इफेक्ट रहा है अब इसके बारे में हम देखेंगे, और इसको हम थोड़ा देखेंगे ना तो हमको समझ आएगा कि किस तरह से ग्लोबल इकोनॉमी जो है ये इंटीग्रेटेड थी अर्ली 20th सेंचुरी में, मतलब जुड़ी हुई सी थी। तो क्राइसिस अगर वर्ल्ड के एक पार्ट्स में फील होते थे तो ये दूसरे पार्ट्स में भी फील होने लगते थे, लाइफ्स को भी अफेक्ट करते थे, इकोनॉमीज और सोसाइटीज को भी पूरी दुनिया में इफेक्ट करते थे। 19th सेंचुरी में हमने देखा कि कॉलोनियल इंडिया जो है ना वो एग्रीकल्चरल गुड्स को तो एक्सपोर्ट करता था, एक्सपोर्टर बन गया था, और मैन्युफैक्चरर्स का इंपोर्टर बन गया था। जो मैन्युफैक्चर होके बनते थे ना उसको इंपोर्ट करता था। तो डिप्रेशन ने इंडियन ट्रेड को भी बहुत ज्यादा इफेक्ट किया है। इंडिया के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों ही 1928 से 1934 तक हाफ हो गए थे। अब इंटरनेशनल प्राइसेस गिर गए तो इंडिया के भी प्राइसेस गिर गए। तो 1928 से 1934 के बीच में ना व्हीट प्राइसेस इंडिया में 50% से गिर गए थे।
तो पीजेंट और फार्मर्स जो थे ना, इन्होंने बहुत ज्यादा सफर किया है। अर्बन डिवेलपर्स ने इतना नहीं किया जितना पीजेंट और फार्मर्स ने किया है, मतलब शहर के लोगों ने कम सफर किया है। तो एग्रीकल्चरल प्राइसेस जल्दी जल्दी गिर रहे थे। कॉलोनियल गवर्नमेंट ने तो रिवेन्यू डिमांड्स को कम नहीं किया, ये भी एक प्रॉब्लम थी। तो पीजेंट जो वर्ल्ड मार्केट के लिए प्रोड्यूस कर रहे थे ना, ये बहुत ज्यादा तंगी में आ गए थे इस डिप्रेशन के कारण। अब जूट प्रोड्यूसर्स का केस देखते हैं हम बंगाल के। ये जूट प्रोड्यूसर्स जो थे ना, ये रो जूट को उगाते थे, तो इनको फैक्ट्रीज में प्रोसेस करके इनके गनी बैग्स बन जाते थे, तो इसको एक्सपोर्ट करते थे। लेकिन अब देखो, गनी बैग्स मतलब बोरियां, तो अब बोरी का एक्सपोर्ट कोलैप्स कर गया था, तो रो जूट के प्राइसेस भी लगभग 60% से क्रैश कर गए। तो पीजेंट जिन्होंने पैसे बोरो किए थे, उन्होंने बोरो क्यों किए थे? उनको उनको ज्यादा इनकम के लिए ज्यादा आउटपुट करना था, ज्यादा जूट उगाना था, तो इसके लिए भी पैसे बोरो किए थे कि सही टाइम में हम ज्यादा बेच देंगे। तो उन्होंने जो बोरो किए हुए थे ना, तो अब लेकिन प्राइसेस गिर गए, तो वो और ज्यादा डेप्ट में आ गए बल्कि। तो देखो, ज्यादा जूट उगाने से ना, उन्होंने ज्यादा कैश की इच्छा में जूट उगाए थे, लेकिन कॉस्ट और डेट्स जो जूट उगाने में लगते हैं, इसके कारण उनकी सारी इच्छाएं धूमिल हो गई थी, इच्छाएं खत्म हो गई, उनकी सारी इच्छाएं मार देगा जूट इस तरह से। तो वो इस तरह से विलाप भी करते हैं कि जितना भी पैसा हम लगाने वाले हैं ना जूट को उगाने में या फिर फसल को उगाने में, घर पे बैठा ट्रेडर सिर्फ 5 रुपए मन के हिसाब से ले जाएगा। तो इस तरह से भी जूट प्रोड्यूसर्स को बहुत नुकसान होएगा। पूरे इंडिया में पीजेंट्स की जो इनडेप्टेडनेस थी, मतलब पीजेंट्स का कर्जा बढ़ता गया था, तो उन्होंने अपनी सेविंग्स को यूज किया, या फिर जमीन को गिरवी रखा, या उनके पास जो भी ज्वेलरी थी उसको बेच दिया, प्रीशियस मेटल्स को बेच दिया, ताकि वो अपना खर्चा पूरा कर सके। तो डिप्रेशन के ईयर्स में ना, इंडिया प्रीशियस मेटल्स का एक्सपोर्टर बन गया था, गोल्ड का ज्यादातर एक्सपोर्ट करते थे। तो फेमस इकोनॉमिस्ट हुए हैं जॉन मैनर्ड केनिस। तो इन्होंने कहा, इनको लगा, इनका कहना है कि इंडिया का जो गोल्ड एक्सपोर्ट था ना, इसके कारण ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी सही से हो पाई है। तो बल्कि जो इंडिया का गोल्ड एक्सपोर्ट था, इसके कारण ब्रिटेन की रिकवरी में काफी हेल्प मिली है, लेकिन इंडियन पीजेंट को ज्यादा हेल्प नहीं मिली। ये ऐसा टाइम था जब रूरल इंडिया ना अशांत था। तो इसी टाइम पर महात्मा गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी, जब डिप्रेशन बहुत ज्यादा था 1931 में, तभी लॉन्च कर दिया था। तो ये डिप्रेशन ना अर्बन इंडिया के लिए इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं था जितना रूरल इंडिया के लिए था, क्योंकि प्राइसेस गिर रहे थे। अर्बन इंडिया में जो लोग सपोज रहते हो, तो वो शहर में रहने वाले लैंड ओनर्स हो, तो उनको भी फिक्स्ड रेंट आ जाता है, या फिर मिडिल क्लास सैलरीड पर्सन हो, तो उनको भी टाइम पे सैलरी आ जाती है। तो उनको इतना नुकसान नहीं हुआ इनसे, बल्कि कुछ कुछ केस में ना उनको फायदा हुआ है, क्योंकि डिप्रेशन का टाइम था, तो चीजें सस्ती हो गई थी। लेकिन उनके पास तो जो इनकम है वो आ रही है, तो उनको एक तरह से थोड़ा सा इतना नुकसान नहीं हुआ, कुछ ना कुछ फायदा भी हुआ ही है। तो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट जो थी उस टाइम पर, वो भी बढ़ी है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ना टैरिफ प्रोटेक्शन दे दिया था अपनी इंडिया के इंडस्ट्रीज को। टैरिफ प्रोटेक्शन मतलब कि बाहर की जो अब आएंगी ना कंपनीज, उन पे ज्यादा टैरिफ लगेगा, तो इसलिए इंडिया की इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बढ़ी है, क्योंकि ये नेशनलिस्ट ओपिनियन था कि हमारी इंडस्ट्रीज को बचाया जाए। तो इसी के साथ हम चैप्टर का ये वाला पार्ट खत्म करते हैं। थैंक यू।